प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के वाणिज्य लेखा शास्त्र में आप सभी का मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, वित्तीय विवरण 2 का भाग 2 आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, चर्चा के क्रम में आज जिन बिंदुओं पर चर्चा होंगी उसमें पूर्वावलोकन, बकाया व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय एवं अग्रिम प्राप्त आय की चर्चा की जाएगी और उसके पश्चात विभिन्न जो क्रियाकलाप आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, जो बातें समझाई गई हैं, उनके संबंध में गृह कार्य दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, पूर्वावलोकन के क्रम में आपको एक बार पुनः आपके स्मृति में यह डालना उचित है कि पिछले वीडियो में आपको किन किन बातों को बताया गया था। तो प्यारे बच्चों, आज जिस बात को आपको समझानी है उसमें समायोजन का अर्थ, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि समायोजन क्या होता है, उनके बारे में आपको बताया गया था। समायोजन का अर्थ, दूसरा बिंदु समायोजन की आवश्यकता एवं उद्देश्य, और तीसरा बिंदु जो बताया गया था, समायोजन का एक महत्वपूर्ण मद अंतिम रहतिया। क्लोजिंग स्टॉक। फिर बच्चों, इन बिंदुओं पर चर्चा किया गया था कि समायोजन क्या होता है, समायोजन की मदें क्या होती हैं। तो आपको बताया गया था कि वर्ष के अंत में जो मदें लिखने से छूट गई होती हैं, अधूरे होते हैं, उन मदों को हम जब अपना अंतिम खाता तैयार करते हैं उनमें समायोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे मदों को ही समायोजन की मदें कहते हैं। और जब उन्हें जो समायोजन करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो लेखांकन किए जाते हैं, वो समायोजन के आलोक में उनका अर्थ निश्चित किया जाता है। समायोजन की आवश्यकता एवं उद्देश्य की बात की गई थी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया था। आप एक बिंदु को भली भांति समझ लें कि अपने वित्तीय विवरणों से या अंतिम खातों से सत्य एवं उचित परिणाम जानने के लिए उस वित्तीय वर्ष से संबंधित समस्त आयों और व्ययों का लिखा जाना आवश्यक है। और चूंकि व्यवसाय में ऐसे तमाम व्यय और आय होते हैं जो पिछले वर्ष से भी संबंधित होते हैं या अगले वर्ष से संबंधित होते हैं, उन्हें हमें पृथक करना आवश्यक होता है। और इन्हीं कारणों से इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समायोजन की आवश्यकता एवं उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। अगला अंतिम रहतिया पर चर्चा किया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये बताया गया था कि जब वर्ष के अंत में माल बिकने से जो रह जाते हैं वो अंतिम रहतिया होते हैं, वही अगले वर्ष के क्रम में पहले शुरुआत में वही आपके प्रारंभिक रहतिया हो जाते हैं। तो जो आज आपका 31 मार्च को अंतिम रहतिया है, वही अगले तारीख में वह प्रारंभिक रहतिया होता है। ये रहतिया आपकी संपत्ति होती है, इसलिए जब हम इसकी लेखा करते हैं तो अंतिम रहतिया खाता ऋणी व्यापारिक खाते का, व्यापारिक खाते का। प्यारे बच्चों, समायोजन का यह भी एक महत्वपूर्ण एक मद है। जिस व्ययों का भुगतान देय तो है परंतु हिसाबी वर्ष के अंत तक भुगतान नहीं किया गया है, उसे ही बकाया व्यय या अदत्त व्यय
कहते हैं। बकाया है अर्थात हमने वह कार्य जो करा तो चुके हैं लेकिन उसके लिए कोई भुगतान हमने किया नहीं है, वो हमारा देय है, अभी देना है। बकाया है, अदत्त है, अ जो है नहीं का उद्योतक है, माने जो दिया नहीं गया है। हमने कार्य कर लिया, हमने मजदूरी करा लिया, लेकिन अभी उसका भुगतान हम उस हिसाबी वर्ष के अंत तक, अर्थात हम जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हम अपना जो हिसाबी वर्ष बनाए हैं, तो हम इस 31 मार्च तक उसका भुगतान नहीं किए हैं। ऐसे व्यय को ही हम बकाया व्यय या अदत्त व्यय कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये उदाहरण आपके सामने है कि कोई भी व्यवसायी अपने हिसाबी वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो चलाता है, इस हिसाबी वर्ष के मार्च का किराया, अब चूंकि मार्च अगर वो प्रतिष्ठान किसी किराए पर हो, किसी किराए के मकान में हो, तो उस वर्ष का किराया जो अंतिम महीने में देना हो तो 31 मार्च के बाद ही वो देगा, क्योंकि 31 मार्च तो कंप्लीट होगा। तो वह किराया अक्सर प्रायः अदत्त हो जाया करता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रश्न उठता है कि हम इसको समायोजित करने के लिए कौन से लेखे करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। जैसा कि आप जानते हैं कि खातों के जो नियम हैं, उस नियमों में यह बातें कही जाती हैं कि व्यय को डेबिट किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, व्यय है, इसको हम डेबिट करेंगे। किराया खाता ऋणी अदत्त किराए खाते का, जिस व्यय से संबंधित होता है उस व्यय को हम धनी पक्ष में ले जाते हैं, अर्थात क्रेडिट करते हैं। तो इसका लेखा होता है किराया खाता ऋणी अदत्त किराए खाते का। ठीक है बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, इसका इंग्लिश वर्जन है। ऐसे व्यय तमाम होते हैं, बीमा होता है, इंश्योरेंस। अब प्रश्न उठता है कि हम जब समायोजन का लेखा कर लिए तो इसे दिखाएंगे कहां, क्योंकि हमें तो अंतिम खाता बनाना है, तो अंतिम खाते में इसे हम कहां दिखाते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इसके लिए आपके लिए मैंने कुछ नोट दे रखे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, और कभी भी इसी नोट्स को ध्यान में रख करके आप अंतिम खाते में समायोजित करेंगे। सबसे पहला है कि ये जो अदत्त व्यय है, यह अदत्त व्यय चूंकि व्यय है तो यह दोनों पक्ष में हो सकता है। दोनों पक्ष का कहने का आशय हमारा ये है कि ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष व्यय भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष व्यय हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं बच्चों कि जब आप अंतिम खाते बना रहे हैं और व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता के मदों को स्पष्ट नहीं करना सीखे हैं, तो आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लें कि प्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं वो व्यापारिक खाते की मद होती है और अप्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं वो लाभ हानि खाते की मद होती है। तो प्रत्यक्ष व्यय, आपका अदत्त व्यय, वो प्रत्यक्ष व्यय से भी संबंधित हो सकता है और अप्रत्यक्ष व्यय से भी संबंधित हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, चूंकि यह बात बार बार कहा जा रहा है कि समायोजन का जो उद्देश्य है कि वह व्यय उसी वर्ष से संबंधित होना चाहिए। सपोज करिए कि अगर किराया 12,000 रुपया था पूरे वर्ष का, मार्च का किराया नहीं दिया गया है, अर्थात बकाया है, अर्थात अदत्त है, तो हमने किराया कितना दिया? मात्र 1,000 रुपया हमने भुगतान किया था किराए के रूप में। यह 11,000 रुपया आपके तलपट में शो कर रहा होगा, दिख रहा होगा, और 1,000 रुपया जो अदत्त हो गया, उस अदत्त किराए को किस रूप में अब आप लिखेंगे? तो अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट का मद है अर्थात प्रत्यक्ष व्यय है,
या लाभ हानि खाते का मद है अर्थात अप्रत्यक्ष है। तो दोनों में चूंकि हमें वास्तव में पूरे वर्ष का, पूरे हिसाबी वर्ष का हिसाब दिखाना है, तो हिसाबी वर्ष में तो 12,000 होना चाहिए, लेकिन आपका तलपट तो 11,000 से दिखा रहा है, अतः हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, जोड़ करके। अर्थात अब आप यह जान लीजिए कि जिस भी व्यय से संबंधित अदत्त व्यय हो या बकाया व्यय हो, वो उस संबंधित व्यय में जोड़ करके, और चाहे वो ट्रेडिंग में हो या पीएल में हो, आपको दिखाना चाहिए। समायोजन की मदें प्रायः 2 जगह प्रभावित करती हैं। एक जगह तो आपने दिखा दिया, चाहे वो ट्रेडिंग में गया, अरे व्यापारिक खाते में गया, चाहे लाभ हानि खाते में गया। दूसरा वो कहाँ प्रभावित करेगा, दूसरा नोट आपको निर्देशित करता है कि अदत्त व्यय या बकाया व्यय तलपट में दिया गया हो तो उसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ही केवल दिखाया जाता है, क्योंकि इसका यह मतलब होता है कि इसे संबंधित व्यय में ऑलरेडी जोड़ दिया गया है। यह तो तलपट की बात है। यहां पर आपने समायोजित किया, अगर समायोजन की मद है तो इसे एक तरफ आपने व्यापारिक खाता में दिखाया या लाभ हानि खाते में दिखाया, तो दूसरी तरफ आर्थिक चिट्ठा में दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाता है। ठीक है, कर लिए, जब समय प्राप्त नहीं किए हैं और उसका भुगतान कर चुके हैं तो वो पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। दूसरा, वित्तीय वर्ष, जो अदत्त व्यय है वो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है, और इसलिए हम उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मन उतना व्यय और बढ़ा देते हैं। और पूर्वदत्त व्यय जो होता है वो आगामी वर्ष से संबंधित होता है, तो वो उस वर्ष में जाना चाहिए। इस वर्ष में क्यों दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तीसरा, इनका जो दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, लाभ हानि खाते की अगर हम बात करते हैं तो अदत्त व्यय व्यापारिक खाता चाहे लाभ हानि खाता, जिस मद से संबंधित होगा उन मदों में इसे हम जोड़ देते हैं, जबकि पूर्वदत्त व्यय को व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता से संबंधित जो व्यय हैं उन व्ययों में से घटा करके हम दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, जो चौथा अंतर है कि आर्थिक चिट्ठा में ये कहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, हमेशा एक दुविधा होती है, उसको स्पष्ट कर लें आप कि अदत्त व्यय है। अदत्त व्यय चूंकि आप दिए नहीं हैं, आप देय है, वो आपका दायित्व है, स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में अदत्त व्यय को दिखाया जाएगा। पूर्वदत्त व्यय चूंकि आप दे चुके हैं, वो आपकी संपत्ति है, इसलिए पूर्वदत्त व्यय को आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। अब अगला जो अंतर का आधार है वो है तलपट में, कि यदि अगर ये दोनों मदें तलपट में दिए हुए हैं तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे। प्यारे बच्चों, तलपट में दिया है तो आप एक बात स्पष्ट रूप से जान लें कि तलपट में वो मदें अर्थात वो ऑलरेडी एडजस्टेड होती हैं, उन्हें संबंधित व्ययों में से, संबंधित आयों में से घटाया या बढ़ाया जा चुका होता है। अब उसे कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अब सीधे सीधे वो आर्थिक चिट्ठा को प्रभावित करती हैं, इसलिए उनके प्रकृति के अनुसार आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। मैंने आपको बताया कि अदत्त व्यय का जो प्रकृति है वह है दायित्व का, तो दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। पूर्वदत्त व्यय की जो प्रकृति है वह है संपत्ति पक्ष के तरफ जाने वाला, इसलिए उसे संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाने के बाद एक और आपके सामने समायोजन की मद मैं रख रहा हूं, जिसको कहते हैं उपार्जित आय या अप्राप्त आय। वह आय जो प्राप्त नहीं हुई है,
उस शब्द का अर्थ। उपार्जित का मतलब जो आपने उपार्जन अर्थात कमा लिया है, वह है जो किसी हिसाबी वर्ष के अंत तक कमाया या अर्जित आपने कर लिया है, लेकिन आपको वह आय मिला नहीं है। अंतिम खाते के बनाते समय तक व्यवसायी को दूसरा जो पक्ष प्रभावित होगा वह आर्थिक चिट्ठा का दायित्व पक्ष है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो देय है वो दायित्व होता है, तो वो दायित्व पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। और अगर तलपट में है तो सीधे सीधे दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा और उसे कहीं भी व्यापारिक खाता या लाभ हानि खाता में दिखाने की जरूरत नहीं। प्यारे बच्चों, दूसरा जो मद है वह है पूर्वदत्त या पेशगी पे। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं प्रीपेड। प्यारे बच्चों, आप लोग इसको सुने भी होंगे, प्रीपेड सिम। जो मोबाइल के कनेक्शन को लेने के लिए सिम की आवश्यकता पड़ती है तो वो प्रीपेड सिम होता है, पोस्टपेड सिम होता है। दो प्रकार के होते हैं, पोस्टपेड और प्रीपेड। प्यारे बच्चों, यहां आप इसको अंतर समझ लीजिए। प्री मतलब होता है पहले, पेड माने भुगतान, यानी हम जिस कार्य को पहले ही भुगतान कर चुके हैं, हमने कार्य नहीं कराया। ऐसे भी जिनका भुगतान हिसाबी वर्ष में कर दिया गया है, जैसे विज्ञापन, कर एवं बीमा, ये सब ऐसे व्यय होता है जिनका भुगतान आप प्रायः पेशगी के रूप में करते हैं, एडवांस के रूप में आप कर देते हैं। उसका कार्य आप अगले वित्तीय वर्ष में लेते हैं या अगले वित्तीय वर्ष में या ज्यादा दिनों तक उसका लाभ लेता चला जाता है वो कंपनी, वो प्रतिष्ठान, वो व्यवसायिक उद्यम। तो विज्ञापन, कर, बीमा, ये प्रायः जो व्यय ऐसे हैं कि जिनका पूर्वदत्त या पेशगी के रूप में होता रहता है, क्योंकि ये भुगतान संपूर्ण वर्ष के लिए एक ही बार होता है। यदि इनमें से कोई व्यय वर्ष के मध्य में अदा किया गया हो तो चालू वर्ष के अंत तक उसका समस्त लाभ नहीं उठाया जा सकता, बल्कि अगले वर्ष के कुछ महीनों में भी व्यवसाय को उसका लाभ प्राप्त होगा। अतः ऐसे व्यय का वह भाग जिसका संबंध आगामी वर्ष के साथ से होता है, पूर्वदत्त व्यय या असमाप्त व्यय या अग्रिम व्यय कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, असमाप्त यानी जो समाप्त नहीं हुआ है, वह व्यय जो समाप्त नहीं हुआ है उसका नाम यह भी है कि ये असमाप्त व्यय है। एक सिंपल सा उदाहरण, सपोज करिए कि कंपनी को कोई विज्ञापन कराना है और वो विज्ञापन के लिए किसी बड़े कलाकार को हायर किया, किराए पर लिया या उनसे बात किया। जैसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात हम कर लें, तमाम विज्ञापन वो कराते हैं, घड़ी से लेकर के आपके विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का भी विज्ञापन वो कराते हैं। तो वो पहले ही क्या कर लेते हैं, एडवांस ले लेते होंगे। और चूंकि यह व्यय ऐसा व्यय है कि जिसका लाभ केवल एक हिसाबी वर्ष पे नहीं पड़ता है, अगले कई हिसाबी वर्षों तक पड़ता है। यह मापना कठिन है कि उस व्यय का कितना हिस्सा इस हिसाबी वर्ष में खर्च माना जाएगा, व्यय माना जाएगा, और कितना हिस्सा अगले के हिसाबी वर्षों में खर्च में माना जाएगा। तो ये एक मानक के अनुसार तय कर लिया जाता है कि उसका कितना % भाग इस वर्ष माना जाएगा चालू वर्ष का, और कितना % भाग उसको पेशगी के रूप में माना जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी के हिसाब से हम ये तय करते हैं जितना इस वर्ष माना जाएगा। चूंकि हमने एडवांस तो दे चुका है, तो जितना हम इस वर्ष मानेंगे उसको हम उस व्यय में से घटा देते हैं, और जितना अगले वर्ष के लिए माना जाता है उसको हम आगे के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे के लिए बढ़ा देते हैं।
प्यारे बच्चों, एक आपके सामने उदाहरण है जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसके समायोजन की आवश्यकता पड़ी क्यों। मान लीजिए किसी व्यापारी ने 1 जुलाई 2020 में 6,000 का बीमा शुल्क के लिए दिया है। इसका मतलब यह होता है कि इस शुल्क की अदायगी 30 जून 2021 तक के लिए कर दी गई है। ठीक है, उसने 1 जुलाई को लिया तो पूरे साल भर के लिए, माने 12 महीने बाद 30 जून 2000 तक के लिए कर दी गई है। यदि व्यापारी के हिसाब 31 मार्च को मान लीजिए बंद होते हैं, अक्सर मैंने आपको बताया कंपनी अधिनियम 2013 भी आपको बाध्य करती है कि आप अपना हिसाबी वर्ष एक रखें, अर्थात 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक रखें। तो 31 मार्च को अगर वो अपना हिसाबी वर्ष को बंद करती है तो उस दिन तक का इस वर्ष का जो बीमा शुल्क वो मात्र केवल 9 महीने का तक हुआ, बाकी बच गया 3 महीने। इस 3 महीने का जो बीमा व्यय है, बीमा व्यय ये पूर्वदत्त हो गया, ये असमाप्त हो गया, ये पेशगी हो गया, एडवांस हो गया। तो इस पूर्वदत्त व्यय का समायोजन कैसे किया जाता है, इसका लेखा कैसे करेंगे, आइए अगले स्लाइड में। प्यारे बच्चों, ऐसे व्यय का लेखा वह भी किसी न किसी मद से संबंधित होता है। तो ऐसे व्यय का लेखा इस प्रकार करते हैं कि पूर्वदत्त प्रीमियम खाता ऋणी प्रीमियम खाते का, जैसा कि एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि वो प्रीमियम से संबंधित था, इसलिए वो मजदूरी से भी संबंधित हो सकता है, वो कर से भी संबंधित हो सकता है, वो किराए से भी संबंधित हो सकता है। तो वह यहाँ पर नाम आप लिखेंगे। पूर्वदत्त प्रीमियम खाता ऋणी प्रीमियम खाते का। प्यारे बच्चों, ये एंट्री करते हैं और अब प्रश्न उठता है कि इस समायोजन की मद को कहाँ कहाँ हम अपने अंतिम खातों में दिखाते हैं। आइए नोट 1, पूर्वदत्त व्यय को संबंधित प्रत्यक्ष व्यय में से घटाकर व्यापारिक खाता के ऋणी पक्ष में, प्रत्यक्ष व्यय हो तो व्यापारिक खाता के ऋणी पक्ष में जाएगा, घटाया जाएगा। जिस भी व्यय से संबंधित होगा उसमें से क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखें कि ऋणी पक्ष में, तथा अप्रत्यक्ष व्यय को संबंधित व्यय में से घटा करके, अप्रत्यक्ष व्यय से स्वाभाविक सी बात है कि लाभ हानि खाते में जाएगा, तो उस संबंधित व्यय में से घटा करके लाभ हानि खाता के ऋणी पक्ष में दिखाया जाता है। तत्पश्चात उसके बाद दूसरा जो पक्ष को प्रभावित करेगा, दूसरा स्थान जो प्रभावित करेगा वह है चिट्ठा, और चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। तो 2 बातें याद रखनी है कि आप पूर्वदत्त व्यय को संबंधित व्यय में से घटा दीजिए और आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में दिखा दीजिए। दूसरा जो इसका नोट है वो यह है कि यदि पूर्वदत्त व्यय तलपट में दिया हो तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये आपके सामने समस्या या प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है जब आप व्यवहारिक रूप से काम करें या सैद्धांतिक रूप से काम करें। तो यदि पूर्वदत्त व्यय तलपट में दिया गया हो तो इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है, क्योंकि इसे संबंधित व्यय में से ऑलरेडी घटा करके ही और तलपट में दिखाया गया है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ये जो अदत्त व्यय है और पूर्वदत्त व्यय है, इन दोनों की अवधारणाओं को आप समझ गए होंगे। आइए आज आपके सामने इन दोनों का जो अंतर है वो स्पष्ट कर दें ताकि किसी प्रकार का कोई संदेह न रह जाए। प्यारे बच्चों, जब हम अदत्त व्यय या पूर्वदत्त व्यय में अंतर की बात करते हैं तो कुछ आधार हैं जिसके आधार पर अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहला है कि अर्थ। अदत्त व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई हैं किंतु अंतिम खाते बनाने की तिथि तक इनका भुगतान नहीं किया गया होता है, अदत्त व्यय कहलाते हैं। पूर्वदत्त व्यय वो व्यय होते हैं जिनकी सेवाएं तो प्राप्त नहीं की गई, एक सेवा प्राप्त कर ली हैं आप लेकिन भुगतान नहीं किए हैं, दूसरा सेवाएं प्राप्त नहीं किए हैं तब भुगतान कर दिए हैं।
जब सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं और भुगतान नहीं किए हैं वो अदत्त व्यय है, और जब सेवाएं प्राप्त मिल न पाई है, ठीक है, उपार्जित आय कहलाती है। जैसे तमाम ऐसे मद हैं, तमाम ऐसे इनकम के स्रोत हैं जो कि आपने इनकम प्राप्त करने के लिए तो उसे कर रखा है, लेकिन वो हिसाबी वर्ष के अंत तक मिला नहीं है। जैसे विनियोग पर अर्जित ब्याज, विनियोग आपने किया, इस वर्ष ब्याज प्राप्त हुआ, अगले वर्ष संबंधित होना चाहिए इस वर्ष से, लेकिन आपको नहीं मिला है। लाभांश भी, प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन, ये मदें ऐसी मदें हैं कि जो आपको इस हिसाबी वर्ष में मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। ऐसे व्यय को ही हम उपार्जित आय या अप्राप्त आय कहते हैं। इसका लेखा प्यारे बच्चों ये होता है, उपार्जित आय खाता ऋणी कमीशन खाते का। सपोज करिए कि अगर वो कमीशन वाला मद है, किराया भी हो सकता है, लाभांश भी हो सकता है इस जगह पर, तो जो नाम मात्र के खाते होते हैं उसका डेबिट और क्रेडिट करने के जो नियम होते हैं वो ये होते हैं कि आय और लाभ को हम क्रेडिट करते हैं। तो आय और लाभ को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया। उपार्जित आय खाता ऋणी हमने किया, ठीक है, चूंकि ये उपार्जित, अदत्त, पूर्वदत्त ये प्रतिनिधित्व करने वाले खाते होते हैं और ये व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये उपार्जित आय खाता ऋणी कमीशन खाते का हम इस प्रकार का लेखा कर लेते हैं, जर्नल एंट्री हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इनको हम किस प्रकार से अपने अंतिम खाते में प्रदर्शित करते हैं, कैसे हम इनको एडजस्ट करते हैं, कैसे इनको हम समायोजित करते हैं। प्यारे बच्चों, उपार्जित आय खाता जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों का खाता है जिनसे हमें उपार्जित आय को रकम प्राप्त करनी है। इस खाते का ऋणी शेष होता है। अब इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, आइए इस पर बात कर लेते हैं। उपार्जित आय को लाभ हानि खाता के धनी पक्ष में, आय है स्वाभाविक सी बात है क्रेडिट साइड में जाएगा, तो लाभ हानि खाता के धनी पक्ष में जो संबंधित आय की मद है उसमें हम जोड़ करके दिखाते हैं, क्योंकि वो इस हिसाबी वर्ष से संबंधित हमारा आय है, वो इस हिसाबी वर्ष में ही सम्मिलित होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, कम है, क्योंकि हमें मिला नहीं था, हमें प्राप्त नहीं हुआ था, एक्चुअल में वास्तविक में हमें प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उसे उस मद में जोड़ करके और लाभ हानि खाता के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं, ऋणी धनी पक्ष में दिखाते हैं, तथा चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। और ये हमारी संपत्ति है तो स्वाभाविक सी बात है कि यह चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर यह तलपट में दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम इसे संबंधित आय में मान लेते हैं कि यह पहले से सम्मिलित हो चुका है, इसलिए इसे अन्य लाभ हानि खाता में ले जाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि केवल यह चिट्ठे की संपत्ति पक्ष की तरफ ले जाया जाता है। प्यारे बच्चों, समायोजन के बाद आपके लिए गृह कार्य है और वो इस प्रकार है, आप अपने उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। पहला है अदत्त व्यय एवं पूर्वदत्त व्यय को उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखें, उसे ग्रहण करें और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने की कोशिश करें। आप अवश्य इसे कर पाएंगे, समझ पाएंगे। दूसरा है अदत्त व्यय एवं पूर्वदत्त व्यय में अंतर स्पष्ट करना है, आप जान लें, है भी। और तीसरा उपार्जित व्यय को उदाहरण सहित समझाना है। अपने उत्तर पुस्तिका में इसे आप लिखेंगे। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, अध्ययन अध्यापन में जुड़े रहें, इसी शुभकामना के साथ आज मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं।